नाज़रीन, खामनई की तदफीन आने वाली है। आयतुल्लाह अली खामनई शहीद, ये बहुत बड़ा आदमी निकला। यानी आयतुल्लाह अली खामनई ने अपनी शहादत से ईरान को वो ताकत दी जो शायद उनके पास थी भी नहीं। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई कुर्बानी के साथ लड़ी जाती है। हथियार बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। ईरान के पास जिस तरह के ड्रोन और जिस तरह के मिसाइल से पूरी दुनिया हैरान होगी कि उन्होंने जैसी लड़ाई लड़ी। लेकिन जो आयतुल्लाह अली खामनई का एक फैसला था कि मैं छुपने के बजाय शहादत कबूल करूंगा, उस एक फैसले ने पूरी लड़ाई का पांसा पलट दिया था। ये मैंने आपको पहले कई मर्तबा कहा। अब उनकी तदफीन के मराहिल आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा जनाजा हो सकता है। बहुत सारे मुल्कों को दावत दी गई है, बहुत सारे हुक्मरान वहां पे जाएंगे, बहुत सारे सहाफी वहां पे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे भी इसकी दावत आई थी, लेकिन मैं चंद वजूहात की बिना पे वहां नहीं जा पा रहा। एक और चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त दोबारा से ईरान और अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक धमकी फिर से लगाई है। हालांकि मुआहदे के अंदर मना था कि दोबारा इस तरह की धमकी नहीं लगाई जाएगी। जो एमओयू हुआ था उसके अंदर मना किया गया था, लेकिन ट्रंप ने ईरान को दोबारा सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी लगाई है। दूसरा, ईरान आपको पता है जवाब देता है। तो ईरान ने 8 मुकामात पे कुवैत में और बहरीन में अटैक किया अमेरिकी अड्डों पे। वो कहते हैं जी हमने काफी नुकसान किया, जबकि अमेरिकन ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। अब ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ईरान की पासदाराने इनकलाब ने, कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे आने वाले दिनों में जहन्नुम का सामना करेंगे। अब वो भी अमेरिका को वार्न कर रहे हैं। तो दोबारा एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि सिंह फंस गए हैं दोनों मुल्कों के, और एक मरतबा फिर सालसी करनी पड़ेगी। इसमें इस मरतबा जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कतर और मिस्र की जानिब से। उन दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया इस मरतबा दोबारा इस बढ़ती हुई सूरत को कंट्रोल करने के लिए। तो कतर और मिस्र ने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देके ये एतराफ किया है कि वो हमला करने वाला था ईरान पर, और ट्रंप ने यह कहा कि मेरा हमला करने में जो डेडलाइन बाकी रह गई थी वो सिर्फ 1 घंटे की थी, कि 1 घंटा रह गया था, हम हमला करने वाले थे ईरान पर। तो हमें राब्ता किया गया अरब ममालिक की जानिब से और खलीजी ममालिक ने हमें रोका, और रोकने की वजह भी अब सामने आ चुकी है कि खलीजी ममालिक ने बताया कि हमें टारगेट करेगा ईरान। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए होती है। अमेरिका अपने बहुत सारे हथियार चला चुका है और अमेरिका को एक बात की समझ आ गई है कि सिर्फ लड़ाई से ईरान को काबू नहीं किया जा सकता, या आप लड़ाई के जरिए से ही ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमने ईरान के बारे में, उसकी तारीख के बारे में, और वो इतनी मुजामत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। अगले चंद दिनों में वो डॉक्यूमेंट्री में आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ईरान है क्या, ये ईरानी कौन लोग हैं और ये कैसे इतनी मुजामत करते हैं। बहरहाल, ये अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ये समझ आ गई है कि ताकत के बलबूते पे सिर्फ आप ईरान को नहीं मनवा सकते। लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि बातचीत से मसला हल हो जाए। कभी पाकिस्तान फेस सेविंग देता है, कभी अरब ममालिक देते हैं, और अरब ममालिक ने यह बताया है कि ईरान की जो हिकमत अमली है उसमें खलीजी ममालिक की जो तनसीबात हैं उनको अब रखा गया, वो वहां पे अटैक करेंगे। ये बात रूस ने भी बताई और ये खतरे से आगाह किया था रूस ने तमाम ममालिक को कि जनाब इस मरतबा अगर आप जंग करेंगे तो ईरान जिस तरह का जवाब देगा उससे पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि सऊदी अरब और यूएई के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। यूएई में आपने देखा कि एक एटमी तनसीब के करीब, जहां पे एटमी पावर प्लांट है, उसके बिल्कुल नजदीक एक जनरेटर में आग इसलिए लग जाती है कि वहां पे ड्रोन मारा जाता है। फिर 6 ड्रोन जो हैं उनको यूएई हवा में तबाह करता है। सऊदी अरब क्लेम करता है कि 3 से 4 ड्रोन उन्होंने भी हवा में रोके हैं और उनको हवा में तबाह किया है। लेकिन अब यूएई ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बताया कि ये जो ड्रोन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं ये ड्रोन इराक से आए थे। यूएई ने कहा कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराक से आए थे। अब इराक से ये ड्रोन आ रहे हैं तो फिर ईरान ने तो नहीं मारे ना, और ईरान ने यह दावा भी किया है। ईरान ने बाकायदा यह स्टेटमेंट दिया है कि सऊदी अरब या यूएई के ऊपर जो ड्रोन्स जा रहे हैं उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे सीज फायर किए हुए है। ये ड्रोन कौन चला रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि खलीजी ममालिक में कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिससे ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में जंग भड़क उठे। और याद रखिएगा, ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के खिलाफ भी किया जा सकता है, या तो पाकिस्तान में या सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स हैं वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फौजी नुक्ता नजर से ऐसा ताकतवर है कि वो ईरान के साथ लंबा पंगा ले सकता है। बहरहाल, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि इराक से आ रहे हैं ये ड्रोन्स, ये यूएई ने कहा। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज से कुछ अरसा पहले एक चरवाहे ने ये खबर बाहर निकाली थी
और जब उसने रिपोर्ट किया था तो इसकी कंफर्मेशन भी आ गई थी। अब दुनिया भर के अखबारात में ये चीजें छप चुकी हैं कि इराक में इराकी हुकूमत की नॉलेज से बाहर, यानी इराकी हुकूमत को नहीं पता था और वो इसका इल्म नहीं रखते थे, तो इराक में ईरानी बॉर्डर्स के करीब कुछ एरियाज हैं जहां इसराइल ने अपनी 2 फौजी तनसीबात कायम कर रखी थी, यानी 2 फौजी अड्डे बना रखे थे इसराइल ने बड़ी खामोशी के साथ, और अमेरिका उन 2 इसराइली फौजी अड्डों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये आ रहे हैं इराक की जानिब से, तो ये शक किया जा सकता है कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जो हर हालत में इस जंग को लंबा करना चाहेगा, क्योंकि नेतन्याहू को ये इलेक्शन में सूट नहीं कर रहा जो कुछ उसके साथ हो रहा है। नेतन्याहू को जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके खिलाफ मुकदमात भी चल रहे हैं, तो बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त नेतन्याहू की। नाज़रीन, पंजाब में जो जालिमाना कानून आ रहा है, आप सारे जुल्म माजी के भूल जाएंगे, आप पीका को भी भूल जाएंगे, जो डिक्टेटर्स ने पाकिस्तानियों के साथ किया वो भी आप भूल जाएंगे, आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को भी भूल जाएंगे, और शुमाली कोरिया का डिक्टेटर भी इनके ऊपर रश्क कर रहा होगा जो इन्होंने कार्रवाई डाल दी है। यानी पंजाब के अंदर टिकटॉकर्स ने जिस किस्म का एक कानून लाने का फैसला कर लिया, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, बल्कि कमेटी की सतह पे उसको मंजूर कर लिया गया, उस कानून के तहत ये पंजाब के किसी भी शहरी के साथ क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको उसकी झलकियां बताता हूं। नंबर 1, ये बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, यानी हर जिले की सतह के ऊपर कमेटी बनाई जाया करेगी इस कानून के मुताबिक। उसके अंदर सरकारी अफसरान हुआ करेंगे। सरकारी अफसरान का मतलब यह है कि जिनको वजीर आला या कोई भी वजीर या कोई भी सिस्टम के अंदर से उनको लगाएगा। अब ये सरकारी अफसरान है, ये कोई अदालत तो है नहीं, आम सरकारी अफसरान, मातहत अफसरान है ये सारे के सारे। इन्हें जनाब इंटेलिजेंस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकारी अफसरान को, छोटे बड़े सरकारी अफसर इसके अंदर होंगे, और फिर उसके बाद इनके बाद इख्तियारात क्या होंगे, ये किसी भी शख्स को समाज दुश्मन करार दे सकेंगे। यानी ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी जिले सतह के ऊपर, ये किसी भी शख्स को करार दे दिया करेंगे कि ये समाज का दुश्मन है, समाज दुश्मन करार दे देंगे किसी भी शख्स को। और किस बुनियाद पे देंगे, यानी कोई भी उसकी शिकायत कर दे, यानी तहरीरी तौर पे कोई भी आदमी शिकायत कर दे, SHO शिकायत कर दे, या कोई छोटा मोटा सरकारी अफसर शिकायत कर दे, या कोई आम आदमी शिकायत कर दे तहरीरी तौर पे, तो ये कमेटी उस मामले को देखेगी, ये कमेटी उस मामले को सुनेगी, और फिर ये कमेटी फैसला करेगी कि ये आदमी समाज दुश्मन है। फिर उस आदमी के साथ क्या होगा। अब देखें ना, सरकारी अफसर किसी को समाज दुश्मन करार देना कौन सा कोई मुश्किल काम है। कोई भी सियासतदान कहेगा कि इसको समाज दुश्मन करार दे दो, यूं सरकारी अफसर कहेगा बिल्कुल जी समाज दुश्मन है ये। कोई दूसरा बंदा कहेगा इसको करार दे दोगे, ये समाज दुश्मन है ये। जो आदमी रुकावट बनेगा समाज दुश्मन बन जाएगा, जो सहाफी सहाफत करेगा समाज दुश्मन बन जाएगा, जो आदमी पाकिस्तान की अशराफिया के रास्ते में रुकावट डालेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा, जो सच बोलेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा, जो मौलवी कोई बात करेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा जब तक हुकूमत की तारीफें नहीं करेगा। तो हर तबका इसके बाद गिरफ्त में आ जाएगा। किसी आदमी ने कुछ नहीं भी कहा तो उसको समाज दुश्मन करार दे देंगे, जनाब इसने मेरे सामने ये बात की थी और फलां जगह पे हम बैठे हुए थे, इस बुनियाद के ऊपर ये समाज दुश्मन है, इसको जनाब पकड़ लें, समाज दुश्मन हो गया। कमेटी फैसला करेगी और फिर उस आदमी के साथ क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, जायदादें उसकी जब्त हो जाएंगी, सफरी पाबंदियां उसके ऊपर लग जाएंगी, जनाब आप मुल्क नहीं छोड़ सकते, शहर नहीं छोड़ सकते, सूबा नहीं छोड़ सकते, जो भी लगाना चाहें, ये अपने इलाके से आप बाहर नहीं जा सकते, तो सफरी पाबंदियां उसके ऊपर लग जाएंगी। सोशल मीडिया की उस आदमी के लिए बंदिश हो जाएगी, वो उसके ऊपर अपना कोई मौकिफ नहीं दे सकेगा, मीडिया पे तो वैसे ही नहीं दे सकेगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का सिस्टम है, ये दुनिया के कई ममालिक में होता है। बंदे के हाथ पे कोई ऐसा कड़ा बांध देते हैं या पांव पे कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस बांध देते हैं कि ये बंदा जहां भी जाएगा हमें पता होगा ये बंदा कहां पे जा रहा है और किस जगह पे मौजूद है, तो बंदे पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यानी इस वक्त दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप शुमाली कोरिया में, वहां पे भी इस तरह की सहूलियात मुयसर नहीं है डिक्टेटर को जैसी यहां पे टिकटॉकर्स अपने लिए बनाना जा रही हैं। तो नाजरीन, अब अफसरान खुद अपनी अदालत लगाया करेंगे। ये वो अफसरान है जिनका अदालत का कोई तजर्बा नहीं है, कानून का कोई तजर्बा नहीं, उन्होंने कभी कानून नहीं पढ़ा। ये अफसरान खुद ही अदालतें लगाएंगे, खुद ही सजाएं सुनाएंगे, और अगर कोई शख्स इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको 4 साल तक ये कैद में भी डाल देंगे, जेल के अंदर। ये नया कानून नाजरीन लाया जा रहा है कि किसी भी आदमी को समाज दुश्मन करार दे के रगड़ा लगा दो, ठोक दो जिसको दिल करता है, बस सिर्फ उसको समाज दुश्मन करार आपने देना है। और इसके लिए किसी आदमी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ही काफी है। कोई भी छोटी मोटी हरकत पॉइंट आउट करके जनाब ये बंदा समाज का दुश्मन है,
पकड़ो जी, गद्दारी का फतवा पाकिस्तान में इतने आराम से बांट दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे कई सहाफी हैं, कई सियासतदान हैं, कई वकला हैं, इनके पोस्टर बना के ना तो लाहौर में लगा दिए गए, बल्कि लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में लगा दिए गए कि ये गद्दार है, ये गद्दार वतन है, ये गद्दार है। मैं भी उनके अंदर शामिल हूं। बहुत सारे लोगों के गद्दारी के पोस्टर लगा दिए गए शहरों के अंदर। तो यहां तो गद्दारी का फतवा देना इतना आसान है, किसी को समाज दुश्मन करार देना तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो 2 मिनट की बात है। और समाज दुश्मन की डेफिनेशन क्या होगी, ये एक नई डिबेट छिड़ गई है। एक इंतहाई घटिया कानून पास होने जा रहा है, रोक सको तो रोक लो, नहीं तो बारी बारी सबकी बारी। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, तो बारी बारी सबकी बारी। और मजे की बात बताऊं, ये जो आज मरियम नवाज और उसकी सहेलियां बैठे हुए हैं ना इक्तदार में, इंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने तबैयां फेरी हुई हैं, ये लोग याद रखिएगा इनकी भी बारी आएगी, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। आज इनको इक्तदार से बाहर दिखाई कुछ नहीं देता, ऐसा ही होता है हमेशा। हमने उस्मान बुज़दार का दौर भी देखा, तब भी हमें यही दिखाई दे रहा था। परवेज इलाही का दौर भी देखा, तब भी यही दिखाई दे रहा था। शहबाज शरीफ एक दौर में अफलातून बना हुआ था, फिर हमने उसको रोते पिटते हुए भी देखा। तो यहां पे हर एक को कभी ना कभी जवाब देना पड़ता है, तो बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। नाजरीन, एक जज के बेटे ने कत्ल कर दिया था 2 खवातीन को इस्लामाबाद में गाड़ी के नीचे कुचलकर। ये 2 नौजवान लड़कियां थी, ये जॉब करती थी, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक था। ये एक स्कूटी के ऊपर जा रही थी, एक तेज रफ्तार बड़ी गाड़ी आती है जो नॉन कस्टम गाड़ी है। याद रखिएगा, नॉन कस्टम गाड़ी का मतलब होता है गैर कानूनी गाड़ी। ये कोई भी शख्स नहीं चला सकता जब तक कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो या उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियार या ताकत ना हो। नॉन कस्टम गाड़ी चलाने के लिए आपको किसी जज का बेटा होना पड़ता है, किसी फौजी का रिश्तेदार होना पड़ता है, या किसी ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार होना पड़ता है, या कोई आप बहुत ताकतवर समाजी शख्सियत हैं तो आप ये नॉन कस्टम गाड़ी चला सकते हैं, वरना आप नहीं चला सकते। तो जज का बेटा था आसिफ का, तो जज मोहम्मद आसिफ का जो बेटा था वो गाड़ी चला रहा था नॉन कस्टम गाड़ी, और उसका अपना लाइसेंस भी नहीं था, उम्र भी नहीं थी। तो जब उम्र ना हो तो फिर जिम्मेदारी गार्डियन के ऊपर आती है। गार्डियन कौन है? उसका बाप ही गार्डियन होगा, और तो कोई नहीं हो सकता ना। जो हाई कोर्ट का जज है वो अपने बेटे का गार्डियन किसी और को थोड़ी रखेगा, खुद ही होगा। तो नाज़रीन, हुआ ये कि जज के बेटे ने 2 खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी फैमिली से मेरी बात भी हुई थी। वो फैमिली के लोग कह रहे थे हम पे बहुत दबाव है, वो हमें बार बार मिलना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे ताल्लुक वाले लोग भी बीच में डाल दिए हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पास आ रहे हैं, हर कोई हमारे दरवाजे खटखटा रहा है, तो हम क्या करें, हम कहां जाएं, समझ नहीं आ रही। बिलाखिर दबाव डाल डूल के इन्होंने ये मामला खत्म करवा दिया। जज का बेटा छूट के घर चला गया। किसी ने नहीं पूछा कि तूने नॉन कस्टम गाड़ी क्यों ली, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब तुमने गैर कानूनी तौर पे ये गाड़ी क्यों चलाई, किसी ने नहीं पूछा कि तेरे पास लाइसेंस नहीं था। इस पे तो रियासत को एक मुकदमा दर्ज करके खुद मुद्दई बन के इस लड़के को सजा दिलवानी चाहिए थी। कानून तो ये कहता है, इंसाफ तो ये कहता है कि रियासत को खुद सजा दिलवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर मुद्दई हट भी गए थे, सड़क के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ये तो दहशत ज़दा करने वाला इंसिडेंट है कि एक जज का बेटा है, एक गैर कानूनी गाड़ी है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, कितने बड़े बड़े जुर्म है, और वो गाड़ी किसी मुहज्जिब दुनिया में ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया के किसी मुल्क में आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते। हत्ता के जो गल्फ ममालिक है वहां पे बादशाहत है, वहां पे भी आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी ऑफिसर का बेटा या किसी जज का बेटा वो एक गाड़ी लेगा और नॉन कस्टम गाड़ी लेगा जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और उसके पास खुद भी गाड़ी चलाने का कोई कानूनी कागज मौजूद नहीं है, वो गैर कानूनी गाड़ी चलाएगा, 2 खवातीन को कुचलेगा और उसके बाद थोड़ी देर में घर चला जाएगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन यहां पे हुआ। अब जज के खिलाफ जो है वो एक वकील साहब ने शिकायत दर्ज करवा दी थी। उन्होंने कहा जी ये ज्यादती है, फैमिली को इन्फ्लुएंस किया गया। और उसके बाद जनाब ये हैं जी शिकायत कुनिंदा कर्नल रिटायर इनामुर रहीम साहब, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये जो शिकायत है ये खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं है, ये लड़कियां खुद ही मर गई। सादा मतलब तो यही है ना कि वो सड़क पे जा रही थी, गाड़ी खड़ी हुई थी उस लड़के की, ये आई जोर से, इन्होंने अपने स्कूटर के साथ गाड़ी के अंदर टक्कर मारी और उसके बाद दोनों लड़कियां खुद ही मर गई, और कसूर वो मरने वालों का था। जब आपके मुनसिफ इस नौयत का इंसाफ दे रहे होंगे तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसा इंसाफ मिलेगा, ये जरा अब सोचिएगा कि कितनी बड़ी ज्यादती है और कितनी खुलेआम हो रही है पाकिस्तान में। बहरहाल जज साहब की सत्ते खैरा, उनका बेटा भी जिंदाबाद, जज साहब भी जिंदाबाद। मरने वाले मरते रहते हैं, वो कब्र की मट्टी में जाके मट्टी हो गई। उनका क्या ताल्लुक था, जीने से जीना मरना एक बराबर है, कीड़े मकोड़े हैं हम सारे। ये अफसरान, ये जजेज, ये जर्नैल, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया,
ये सारे इनका पाकिस्तान, हम तो कीड़े मकोड़े हैं सारे के सारे। कोई भी सड़क पे कहीं भी मारा जाएगा, पूछेगा कोई नहीं। वो एक ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था बच्ची के पास, कितना रोला पड़ा देखा आपने। एक और बच्ची के पास नहीं था ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट, किसी ने पूछा भी नहीं। जिस बच्ची के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था, सारे अफसरान वहां पे गए, बारी बारी जाके वहां पे फूल डाल के आए, वहां माफिया मांग के आए, वहां पे जाके सफाइयां पेश करके आए। जिस बच्ची के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, वहां कोई भी नहीं गया, वहां एक सिपाही भी जाके सफाई देने के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तानियों हमारी औकात है। या तो हमें इसी औकात में रहना है, या हमें एक दिन इन सारों को इनकी औकात दिखानी